दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि भारत में मध्यकाल की शुरुआत कैसे हुई, कैसे खलीफा साम्राज्य में अरबों ने भारत के सिंध पर आक्रमण किया और क्यों किया, और किस तरह से और कैसे चच वंश के राजा ताहिर ने इनका सामना किया। साथ ही किस तरह से इस्लाम भारत में आया और किन वजहों से इन अरब आक्रमणों का सिलसिला खत्म हुआ, और इसकी पूरी दिलचस्प कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे धर्म की जो शुरू तो हुआ बड़े दर्शन और विश्वास के साथ और धीरे धीरे विश्व के ताकतवर साम्राज्यों में शामिल हो गया। जी हाँ, ये धर्म है इस्लाम। ये कहानी है जब अरब से उठा यह साम्राज्य भारत की तरफ रुख करता है और तब शुरू होता है भारत का मध्यकाल। मध्यकालीन भारत ये वो समय था जब भारत में मध्य एशिया से आए आक्रमणकारियों के कारण बड़े सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आने शुरू होते हैं। और ये शुरुआत होती है जब 7वीं शताब्दी में अरबों के आक्रमण का सिलसिला शुरू होता है, जिसके साथ मध्य एशिया और अरब संस्कृति के साथ वैसा ही माइंडसेट भारत में प्रवेश करता है। इससे जो बदलाव भारत में आने शुरू होते हैं, उसी बदलाव को हम मध्यकालीन भारत का आरंभ मानते हैं। हालांकि अरब और मध्य एशिया से भारत का संबंध इससे भी पुराना है, लेकिन यह संबंध व्यापार तक सीमित था और मालाबार कोस्ट के आसपास ही रहा। इन व्यापारिक संबंधों से वो बदलाव तो उतने नहीं हो पाए जितना कि अरबों के जमीन के रास्ते से सिंध और बलूचिस्तान आने से राजनीतिक हस्तक्षेप से प्रभाव पड़ा। पहले तो ये अरब देशों से मलाबार के साथ व्यापार तक सीमित रहे। हालांकि यह व्यापार काफी बड़े स्तर पर था, जहां घोड़े, मसाले, जड़ी बूटी, सोने चांदी और हीरे जवाहरात का आयात निर्यात होता था। शक, हूण और कुषाण के बाद भारत का पश्चिमी क्षेत्र थोड़ा कमजोर पड़ गया था। उस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से फारस यानी ईरान के कब्जे में थे। कहानी शुरू होती है 661 ईस्वी से। उमैयद राजवंश हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद पहले 4 राशिदुन खलीफाओं के बाद उमैयद इस्लामी खिलाफत का हिस्सा बनते हैं। खलीफा राजवंश के आने के बाद इस्लाम धर्म में राजनीति का समावेश होता है, जिससे धर्म के साथ साथ राजनीतिक साम्राज्यीकरण का भी शुरुआत होता है। इन उमैयद खलीफाओं ने बेहद ही कम समय में पश्चिमी यूरोप से लेकर अफ्रीका तक एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया था और साथ ही इस्लामीकरण भी कर दिया था। यहाँ ये भी बता दें कि साम्राज्य बढ़ाने के लिए इन्होंने इस्लाम को धर्म युद्ध का नाम दिया था, जिसे जिहाद कहा जाता था, और इसमें शामिल सैनिकों को गाजी। अब अरबों की नज़र भारत पर थी और भारत पर इनके आक्रमण शुरू होते हैं। भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में जानकारी 9वीं शताब्दी के अब्बासी खलीफाओं के दरबार का विद्वान अल-विला दुरी द्वारा लिखी गई किताब फुतुल उल वल्दान में मिलती है। 1216 में लिखी गई एक और किताब चचनामा भी भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में विस्तार से जानकारी देती है। ये 13वीं शताब्दी की फारसी किताब, जिसे सिंध के ही अल-कूफी ने लिखा था, जहाँ कूफी ने दावा किया था कि उसने यह 7वीं और 8वीं शताब्दी में सिंध के बारे में ऐतिहासिक विवरण देने वाली एक अरबी किताब का फारसी अनुवाद किया है। हालांकि इससे पहले भारत के खिलाफ पहला अभियान उमैया खलीफा उमर के समय में 636 ईस्वी में बम्बई के पास थाने को जीतने के लिए इसने एक अभियान भेजा था, लेकिन यह अभियान सफल नहीं रहा। इसी अभियान के दौरान भारत के लोग पहली बार इस्लाम के संपर्क में आए और इस्लाम को समझ पाए। फिर दूसरा अभियान 644 ईस्वी में पश्चिमी सिंध पर किया गया। ये भी कुछ खास सफल नहीं रहा। इन अरबों के आक्रमण का उद्देश्य लूट और डकैती करना ही था और साथ ही इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराना था, लेकिन कहीं हद तक ये चाहते थे कि मकरान से लेकर अरब सागर तक इनके सामुद्रिक व्यापार पर अधिकार हो और समुद्री डाकुओं पर नियंत्रण हो, क्योंकि उस समय मकरान के किनारों पर आए दिन अरबी जहाजों को लूट लिया जाता था। राशिदुन खलीफाओं के बाद उमैया खलीफाओं ने भी इस समय भारत का दरवाजा कहे जाने वाले सिंध पर 15 बार आक्रमण किया था, जिनमें से 14 बार हार का सामना करना पड़ा था। 705 ईस्वी में उमैया वंश के उत्तराधिकारी बनते हैं अल-वालिद, जो सिंध पर आक्रमण की असफलताओं को देखते हुए सिंध को जीतने की जिद छोड़ चुके थे, लेकिन इनका सिपह सलाहकार अल-हज्जाज ने सिंध को जीतने की जिद ठान रखी थी। यह बेहद ही क्रूर, मौका परस्त और जालिम गवर्नर था। बस खलीफा अल-वालिद के मना करने पर चुप था, लेकिन हमेशा सिंध पर आक्रमण करने के मौके की तलाश में रहता। लेकिन तभी एक घटना घटती है। 708 ईस्वी में दमिश्क के खलीफा वालिद को सिंघल के राजा द्वारा भेजा गया उपहार से भरा जहाज सिंध के बंदरगाह देवल के पास लूट लिया जाता है, जो उस समय सिंध के राजा ताहिर का क्षेत्र था। तब उमैयद सेनाओं के सिपह सलाहकार अल-हज्जाज बिन यूसुफ ने 711 ईस्वी में इस अपमान का बदला लेने के लिए राजा ताहिर के खिलाफ
उबैदुल्ला और बुदैल के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी, लेकिन यह सेना हार गई और असफल होकर लौट आई। अब कहानी शुरू होती है। सीन में आता है अबू बिन कासिम। इराक के ताइफ कस्बे में 695 ईस्वी में जन्मा मोहम्मद बिन कासिम अल थकाफी नाम के अरबी कबीले से था, जो इराक में मोहम्मद साहब से पहले रह रहा था और इस्लाम के आने से पहले ये अल्लात नामक अरबी देवी के उपासक हुआ करते थे। आज भी इनके वंशज अब सऊदी अरब, सीरिया, लेबनान, मिस्र, जॉर्डन, इराक और ट्यूनीशिया जैसे देशों में बसे हैं और अक्सर इनके नाम के आगे सकाफी नाम जुड़ा होता है। इस थकाफी जनजाति ने इराक के इस्लामीकरण और खलीफा के साम्राज्य बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, इसलिए इनका इन क्षेत्रों पर प्रभाव भी था। बिन कासिम के पिता बसरा इराक का डिप्टी गवर्नर था, इसलिए बिन कासिम को शुरू से ही युद्ध की शिक्षा दी गई थी। वहीं उमैया खलीफाओं के सपा सलाहकार अल हज्जाज ने बसरा को ही अपना प्रांतीय राजधानी भी बनाया था और खुद भी वहीं रहता था। 700 ईस्वी में जब बिन कासिम को भारत के सिंध में राजा ताहिर के खिलाफ जंग के लिए भेजा जाता है, तो फिर होता है रेवर और अरोर का युद्ध। जी हाँ, ये वही अरोर है जहाँ से सिंधी अरोड़ा आते हैं। यहाँ की राजधानी थी ब्राह्मणाबाद और मुल्तान बड़े हिंदू धार्मिक शहरों में गिना जाता था। वहीं देवल बड़े बंदरगाहों में माना जाता था। इससे पहले ये दिलचस्प कहानी शुरू करें, आइए कुछ सिंध के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। भारत में मध्यकाल शुरू होने से पहले शक्तिशाली राजा हर्षवर्धन का साम्राज्य फैला हुआ था। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी उस समय कन्नौज थी, लेकिन हर्षवर्धन के साम्राज्य के पतन के बाद सिंध पर राय वंश का शासन आ गया, जो 489 से 632 ईस्वी में काबिज होता है, जिसने 144 सालों की अवधि के लिए सिंध पर शासन किया। इस वंश का कश्मीर, काबुल, राजस्थान और गुजरात सहित एक बड़े क्षेत्र पर साम्राज्य था। इसके साथ ही दक्षिण एशिया के साथ इसके बहुत अच्छे संबंध थे। ऐसा माना जाता है कि इन पर सासानी साम्राज्य का प्रभाव था, जो खलीफाओं के इस्लामी साम्राज्य से पहले मध्य एशिया में एक ताकतवर वंश था। लेकिन जब सासानी कमजोर पड़ गए तो राय वंश अपने को आजाद करके सिंध में एक स्वतंत्र राज्य बन गया और इस वंश के महान राजा थे साहसी द्वितीय, जो अपने न्याय और उदारता के लिए विख्यात थे। लेकिन इनके अपनी रानी सोहन देवी के साथ संबंध अच्छे नहीं थे और रानी ने राजा के खिलाफ चच को शामिल करके चच को ही हमेशा के लिए कार्यवाहक राजा बना देती है, जो आगे चलकर सिंध के वास्तविक राजा बन जाते हैं। हालांकि चच के इस तरह से राजा बनने से बौद्ध समुदाय, जाट और ठाकुर का एक बड़ा वर्ग राजा चच के खिलाफ हो जाता है और विरोध में उतर जाता है। फिर भी राजा चच ने 632 ईस्वी से लेकर 712 ईस्वी तक सिंध पर शासन किया। सिंध के इस वंश के दूसरे शासक बनते हैं राजा ताहिर। इस बीच अरबों ने चच वंश के शासनकाल के दौरान 15 बार सिंध पर आक्रमण किया था, जिसमें थल और जल मार्ग से हमले शामिल थे। लेकिन अरबों ने इन 15 में से 14 हमलों में हार का सामना किया और इस बार युद्ध था अरोर का। बिन कासिम ने सबसे पहले देवल बंदरगाह पर आक्रमण किया, जिसमें उसने सीज इंजन और मंजनी का प्रयोग बड़े स्तर पर किया था। मंजनीक एक ऐसा हथियार होता है जिसमें दूर तक प्रहार किया जा सकता है और इस तरह से उसने देवल के धार्मिक केंद्रों और मंदिरों को तोड़ डाला और ब्राह्मणों को निशाना बनाया, क्योंकि वो इसे जिहाद या धर्म युद्ध का नाम दे रखा था। अबू कासिम के साथ कई बौद्ध समुदाय और सिंध के भट्टा लोग भी शामिल हो गए थे, जो ताहिर के नीतियों से खुश नहीं थे और अरबियों की सेना को सिंधु नदी पार करने में पूरी मदद की। अबू कासिम की पहली जंग राजा ताहिर के बेटे जयसैया की सेना से जिदौर में होती है, जिसमें जयसैया की लड़ते हुए मौत हो जाती है। इस कहानी में मोड़ तब आता है जब ये बंदा अल्लफी सीन में आता है। यह अल्लफी एक्चुअली उमैया खलीफा अल वालिद के यहाँ व्यापारी और जमींदार था, लेकिन इसकी गतिविधियां खलीफा के विरुद्ध थीं, इसलिए अल वालिद ने इसे देश से निकाल दिया था, जहां ये भागकर राजा ताहिर के पास पहुंचता है और अपनी सच्चाई छिपाकर यहीं रहने लगता है। हालांकि इसकी खबर खलीफा गवर्नर अल हज्जाज को थी और इसी को लेकर यह खलीफा को सिंध के खिलाफ भड़काता भी है। जब ताहिर के साथ युद्ध हो रहा था तो यह गद्दार ताहिर के क्षेत्र से भागकर बिन कासिम के खेमे में जा मिलता है और षड्यंत्र करके राजा ताहिर की 2 पुत्रियों सूर्य देवी और परिमल देवी का अपहरण करवा लेता है। ये खबर जब राजा ताहिर को युद्ध के मैदान में पता चलती है तो वो टूट जाते हैं और इसी बीच एक जानलेवा तीर गंभीर रूप से राजा ताहिर को घायल कर देता है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। मृत्यु के अपने अंतिम क्षणों में राजा ताहिर कहते हैं कि जब तक मैं भारत के बीच में खड़ा हूँ, अपने सिंध के लिए खड़ा हूँ, भारत का हर राज्य इन अरबियों से सुरक्षित रहेगा। मेरी दीवार गिरने के बाद ये अरबी भारत में तबाही मचा देंगे।
राजा दाहिर की मौत की खबर सुनकर अरबी खेमे में जीत का जश्न शुरू हो जाता है और अंत में जाकर अरबी मुल्तान, जो कि उस समय एक बड़ा नगर था और प्रमुख धार्मिक हिंदू स्थल भी था, को जीत लेते हैं। और फिर बारी आती है सिंध की राजधानी ब्राह्मणाबाद की, जिसे आज मंसूरा या बहमनाबाद के नाम से जाना जाता है। ये उसे भी जीत लेते हैं। दूसरी तरफ राजा दाहिर की दोनों बेटियों को लेकर बिन कासिम उमैया खलीफा अल वालिद के दरबार में पहुंचता है और उसके हरम के लिए इन दोनों को उपहार के तौर पर देता है। इस बात पर ये दोनों बेटियां सूर्य देवी और परिमल देवी खलीफा को बताती हैं कि बिन कासिम ने तो पहले ही इनका सर्वस्व लूट लिया है और शोषण किया है, अब ये उनके हरम के लायक बिल्कुल नहीं है। इस धोखे को सुनकर खलीफा अल वालिद गुस्से से लाल हो जाता है और बिन कासिम को फांसी पर चढ़वा देता है। वहीं बिन कासिम के मरते ही ये दोनों बेटियां खुशी से हंसने लगती हैं, जिस पर ताज्जुब से खलीफा इनके हंसने की वजह पूछता है, जिस पर ये दोनों बताती हैं कि ये दोनों झूठ बोल रही हैं, वो तो बस कासिम से अपने राज्य और पिता का बदला लेना चाहती थी। फिर से इस धोखे को देखकर अल वालिद आग बबूला हो जाता है और तुरंत सूर्य देवी और परिमल देवी को जिंदा दीवार में चुनवा देता है। वहीं दाहिर की पत्नी और सिंध की महारानी रानी बाई ने अरबों के शोषण से बचने के लिए दरबार की अन्य महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। इस तरह से सिंध के महान अंतिम हिंदू कश्मीरी ब्राह्मण राजा की कहानी का अंत हो गया। दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दें। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।